नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग सीसैट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 2024, 23 और 22 का पूरा डिस्कस कर लिया था। 21 का डिस्कस कर रहे थे जिसमें पहला पार्ट का वीडियो आ चुका है। उसमें 18 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। टोटल वीडियो हमारा 11 नंबर है ये वीडियो का, ठीक है। इसमें हम लोग 2021 का पेपर का बचा हुआ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आपको अपने कोचिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये कोजेंट आईएएस का जो है ये यूट्यूब चैनल है, और कोजेंट आईएएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये फेसबुक पेज है, और ये हमारा व्हाट्सएप है, ये एक्स है, और ये हमारा नंबर है। मतलब इतना सारा प्लेटफॉर्म पर, इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग अवेलेबल हैं। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी करना है तो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, आपको टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है, कई सारा टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी भी उसमें अवेलेबल कराया जाता है। तो अगर ये आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। आगे ये है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, ठीक है, तो आप अपने प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कोजेंट लर्निंग ऐप, ठीक है। कोजेंट लर्निंग ऐप जैसे ही सर्च करेंगे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोजेंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का फायदा आपको डाउनलोड करने के बाद दिखेगा, तो आप वहां डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, फिर आपको दिखेगा उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तब भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोजेंट लर्निंग ऐप, ठीक है। अपने ऐप स्टोर में जाइए iOS के, ठीक, वहां पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप हमारा जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cogentis.in, ठीक है। तो यहाँ से विजिट करेंगे आप, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो डिटेल में है उसकी जानकारी मिलेगी, जैसे टेस्ट है, वीडियो है, कौन कौन से एग्जाम है, कौन कौन सा कोर्सेस हमारा आ रहा है, ठीक, क्या डिस्काउंट है, क्या प्राइस है, वो सारी चीजें जानकारी आपको यहाँ हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज है हमारा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में काफी सारे टेस्ट डले हुए हैं। आप जाइए हमारा वेबसाइट विजिट करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए। बहुत सारा टेस्ट फ्री में है, उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक। कई सारा पेड है, ठीक। तो आप पहले फ्री वाला देकर के आप पहले देख सकते हैं हमारा कि कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से आपको विशेष जानकारी मिल सकता है। तो आप हमारा वेबसाइट विजिट करिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, देखिए, है ना। तो आइए अब आज 2021 का जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन 80 आर इंडियंस। देखिए, कह रहा है एक ग्रुप है जिसमें 120 लोग हैं, 120 टोटल लोग हैं, इसमें से 80 इंडियन है। 80 इंडियन है तो बाकी इंडियन नहीं होंगे। 120 में 80 अगर इंडियन हो गया तो 40 होंगे जो बाहर के होंगे, इंडियन नहीं होंगे। वो क्या लिखा है इधर, एंड रेस्ट आर फॉरनर्स। तो बाकी जो 40 हैं वो फॉरनर्स हैं। इसको मैं एफ लिख रहा हूँ, इसको आई लिख रहा हूँ, इंडियन एंड फॉरनर्स, ठीक है। अब बोल रहा है फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, कह रहा है ये 120 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 80 लोग तो इंडियन हैं और 70 लोग विदेशी हैं, और टोटल 70 लोग, सॉरी 40 लोग विदेशी हैं, ठीक। और टोटल 70 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ये जितने विदेशी हैं ये सारे इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना, तो टोटल 40 ही हुए। तो बाकी 30 लोगों को तो और इंडिया से बोलना पड़ेगा ना इंग्लिश, तभी तो 70 बोलेंगे। टोटल 70 लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, विदेशी तो 40 ही है, इसका मतलब 30 इंडियन कम से कम है जो इंग्लिश बोल रहा होगा। मिनिमम 30 है, मिनिमम 30। मैक्सिमम का अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। मैक्सिमम में ये है। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन ही दे रखा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं दे रखा है तो आप ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो फॉरेनर है 40, एक भी इंग्लिश नहीं बोलता हो सकता है ना, कुछ जापानीज बोलता हो, कोई नेपाली बोलता हो, कोई चाइनीज बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो, है ना, कोई उर्दू बोलता हो, इंग्लिश नहीं बोलता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि 40 में कितना फॉरेनर इंग्लिश बोल रहा है, कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यह भी हो सकता है पॉसिबल केस कि एक भी फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलता। जितना इंग्लिश स्पीकिंग लोग है वो सारे इंडियंस हैं। अगर वो सारे इंडियंस हैं, 70 के 70 इंडियंस इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मिनिमम इंग्लिश बोलने वाले इंडियन जो हैं वो 30 हैं, और मैक्सिमम इंग्लिश बोलने वाले जो इंडियन हैं वो 70 हैं, है ना। तो कहने का मतलब इंडियन जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी इसको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में क्या है,
30 और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 70, यानी एक रेंज बन गया 30 से 70 तक, है ना। तो बोला है इंडियंस हु कैन स्पीक इन इंग्लिश 20, तो 20 तो नहीं होगा, मिनिमम ही 30 है ना। 30 से 70 रेंज है तो ये भी नहीं होगा, 30 से कम भी नहीं होगा, तो 30 और 30 से ज्यादा इसका आंसर है ना। 30 से 70 तक ये वैरी कर रहा है, तो 30 भी हो सकता है, 31 भी, 40 भी, 50 भी, 60, 70, यानी 30 से 70 के बीच में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, 30 या उससे अधिक। 30 से कम नहीं है ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अभी आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर कंसीडर करना है, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो भी जो डिजिट है वो कौन सा लेना है, जो 3 का मल्टीपल होगा और नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो तो लेना ही नहीं है। 3 का मल्टीपल में कौन कौन से डिजिट है, 3 है, 6 है और 9 है, यही 3 डिजिट है। इन्हीं 3 डिजिट को मिला करके हमें सारे पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, 3 डिजिट का बिना किसी रिपीटेशन के। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए बना लेते हैं। 3 6 9, पहला नंबर तो यही हो गया। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 3 9 6। उसके बाद 3 को हम इस प्लेस से हटा देते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 6, तो 6 3 और 9, 6 9 और 3, अब की बार 9 इधर रख देते हैं, तो 9 3 और 6 9 6 और 3, इतना ही पॉसिबल है ना। इतना आसान था, हमने लिख लिया। लिखा है लेट एस बी देयर सम, एस इसका सम है, यानी एस इजकल टू क्या है, इनका सम है। जोड़ दीजिए सबको, जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 9 9 6 15, 15 9 24, 3 27, 27 3 30, 6 36 के 6 हाथ में 3, यहाँ आ गया 3 3 6 9 9 9 18, 18 और 3 21, 21 9 30, 3 33 और 6 39 के 9 बच गया 3, तो यहाँ फिर से 3, तो 3 3 6 6 3 9 9 6 15, 15 6 21, 21 9 30, 9 39, 39, 3996 आ गया। ये हमारा एस, एस जो है सम है, सम दे रखा था, यानी जितने भी नंबर पॉसिबल हैं उसके सम है एस, तो ये हमारा एस आ गया, ठीक है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। बोला एस इज डिविजिबल बाय 74, तो 74 का ऐसा कोई हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 74 से ये डिवाइड है कि नहीं है ना। 74 इधर लिख लो और 3996 इधर लिख लो। अब देखो 7 पंच 35, 5 बार में ये चला जाएगा, तो 4 पंच 20 और 7 पंच 35, 2 37, 370 हो गया। 399 माइनस 370 कितना हो गया, 29, 296 हो गया। और 3 से ये, तो अब की बार 4 से लगा देते हैं, 4 चौको 16 और 7 चौको 28 1 29, ये देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी 74 से पूरा पूरा डिविजिबल है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और 9 से तो ये डिविजिबल है ही, वो दिख रहा है हमें। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम 9 आना चाहिए, देखिए 9 है 9 है 6 और 3 9, यानी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सम आया है 3996, ये 9 से भी डिविजिबल है और 74 से भी डिविजिबल है, और नंबर हम लोगों ने बड़ी इजीली इसलिए बना लिया था क्योंकि ये आसान कर दिया था। बोला था नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और जो 3 डिजिट नंबर है और जो डिजिट यूज किया गया है वो सारे 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल 3 6 और 9, यही 3 होता है 1 से लेकर के 9 तक में, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी, एक क्लास ए है और दूसरा क्लास बी है। अब बोला है हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, ए क्लास में 25 स्टूडेंट है और बी क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। इन अ क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21, ए का जो हाईएस्ट स्कोर है, इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है, ठीक है। एंड लोएस्ट स्कोर इज 17, जो लोएस्ट स्कोर है वो 17 है, ठीक है। अब बोला है इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30, बी में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 30 और जो लोवेस्ट स्कोर है वो 22 है, लोवेस्ट स्कोर है वो 22 है, ठीक है। अब कह रहा है 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, यहां से 4 स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, बी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 4 स्टूडेंट को बी में शिफ्ट कर दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट को कंसीडर करिए, यही क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अब एक बात बताइए, इसका जो हाईएस्ट है वो 21 है और इसका लोवेस्ट 22, इसका लोवेस्ट से भी कम इसका हाईएस्ट है। अगर इसका हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे भी 4 इधर आ जाएंगे तब भी इसको, इसका स्कोर कम कर देगा कि नहीं कर देगा, इसका स्कोर अगर कम कर देगा तो इसका एवरेज बिल्कुल ही घटेगा, है ना। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक, कि एवरेज स्कोर जो बी का है वो बिल्कुल घटेगा, और वो इसलिए घटेगा क्योंकि ए से 4 बच्चे बी में शिफ्ट हो रहे हैं
और ए वाले का स्कोर देखो बहुत ही कम है, इसका लोएस्ट से भी कम इसका हाईएस्ट है। तो अगर इसका हाईएस्ट वाला भी 4 बच्चा इसमें भेज देंगे ना, तब भी इसका एवरेज को क्या कर देगा, वो घटा देगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक, ये इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां से 4 चला गया, ठीक। अब देखो 4 हाईएस्ट वाला गया कि 4 लोवेस्ट वाला गया, ठीक, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम ये कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि उधर से इधर आ रहा है बच्चा, बच्चा इधर से सिर्फ जा रहा है ना, तो ये कमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी पहला व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, केवल एक सही है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। दो स्टेटमेंट है और क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। देखिए सीमा का रैंक बताना है आपको। टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में 40 है, 40 स्टूडेंट है, उसमें सीमा का रैंक बताना है, ठीक। कौन से स्टेटमेंट से आप बता पा रहे हैं, यही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सीमा इज 4 रैंक बिलो, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। यानी अगर यहाँ प्रिया है, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, और सीमा यहाँ पे बीच में 3 बच्चे हैं। सीमा यहाँ है 1 2 3 और चौथा पे ये है प्रिया, है ना। प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, 4 रैंक नीचे है, एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से ये 31st है, नीचे से ये अगर 31st है यानी इसके नीचे 30 बच्चे और होंगे, और टोटल 40 है, टोटल 40 है, 31 इधर हो गया, 32 33 34 35, है ना। तो 35 किसका रैंक पूछा था, सीमा का रैंक। सीमा का रैंक इधर से 35 है, तो इधर ये 36 37 38 39 और 40, तो यहाँ 40 ही बच्चे हैं, टोटल 40 हो गए। तो रैंक कितना हो जाएगा सीमा का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रैंक होगा। यानी आप पहला स्टेटमेंट से इसका रैंक निकाल पाए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट से आप इसका रैंक निकाल पाए, पहला स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एना इज 2 रैंक अबव सीमा। तो एना है वो सीमा से 2 रैंक ऊपर है, ठीक है। तो अगर यहां पर सीमा है SEEMA, अगर यहां पर सीमा है, इससे 2 रैंक ऊपर जो है वो एना है, 1 रैंक 2 रैंक, यानी यहाँ पे एना है। यहाँ कौन बैठा है, एना, ठीक है। देखिए तो एना इज 2 रैंक अबव सीमा, सीमा से 2 रैंक ऊपर है, एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 37th है। ये अगर 37 है, 37th पोजीशन पे ये है, ये 36th पे होगा, ये 35th पे होगा, ये 35th पे होगा। इधर 34 बच्चे और हैं, 34 बच्चे इधर और हैं, 34 35 36 37, ये हो गया 38, ये हो गया 39, ये हो गया 40। तो सीमा का रैंक फिर भी हम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, निकाल पाए। 1 2 3 4 5 6 6th रैंक, है ना। तो सीमा 6th रैंक पे बैठी हुई है, यानी दूसरे स्टेटमेंट से भी हम लोग इसका आंसर निकाल पाए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया है। चाहे तो आप एक को इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप 2 को इस्तेमाल कर लीजिए, तब दोनों को ही, दोनों मतलब पहले स्टेटमेंट से भी आपका आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है हु इज द हैवीएस्ट अमोंग ABCD एंड E। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे भारी कौन है ABCD और E में से, 5 लोग हैं, सबसे भारी कौन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है ईच ऑफ A एंड D इज हैवीएस्ट देन ईच ऑफ B E F। ईच ऑफ A एंड D इज हैवियर, A और D ये जो है हैवियर हैं B E F से, B E और F से। अब इस तीनों में कौन हैवी है कौन लाइट है ये हमें नहीं पता, इस दोनों में कौन ज्यादा भारी है कौन कम है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि A और D ये दोनों इन तीनों से तो भारी है, ठीक, इतना पता है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं क्या, हु इज हैवीएस्ट अमोंग ABCD। अच्छा इसमें और भी है, देखिए बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। कह रहा है A और D भले ही B E और F से भारी है, लेकिन इन सब में से कोई भी सबसे ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि C सबसे ज्यादा भारी है, क्योंकि इसमें C तो है ही नहीं। और बोला है
कि ए और डी बी ई एफ से तो भारी है, लेकिन इसमें से कोई भी सबसे ज्यादा भारी नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि सबसे भारी कौन रहा होगा, सी रहा होगा, है ना। और यहाँ पूछा है कि ए बी सी डी ई और डी और ई में सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो हैवीएस्ट सी है। पहला स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकल पाया है, पहला स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर पाए हैं कि सी हमारा सबसे ज्यादा भारी है, तो पहला स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल पाए हैं। ठीक है, इसको आप बचा के रखिए। अगला स्टेटमेंट चेक करते हैं। ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। देखिए कह रहा ए जो है वो डी से भारी है, यहाँ डी लिख दिया, ए जो है डी से भारी है, लेकिन सी से लाइटर है, तो सी यानी कि सी सबसे ज्यादा वजन है इन तीनों में। उसके बाद इस स्टेटमेंट में बी ई और एफ में कोई कमेंट नहीं है, हो सकता है बी ई एफ में कोई भारी हो, है ना, या अगर वो सब लाइटर होगा तो सी आंसर होगा। कहने का मतलब स्टेटमेंट 2 हमारा प्रॉपर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केवल स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेट में पहला 4 लेटर को हमने अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया है, यानी मतलब एबीसीडी ऐसे नहीं लिखा है, एबीसीडी इसको उल्टा करके लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ऐसे लिखा है, या मैं इधर से लिख दूं ए बी सी डी, मतलब ऐसे लिखा है डी सी बी ए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। कह रहा है कि अगला जो 4 लेटर है उसको फिर से अपोजिट ऑर्डर में लिखा, उसका जो अगला 4 लेटर है उसको भी फिर से अपोजिट लेटर में लिखा, मतलब ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में 4 को पकड़ते हैं और रिवर्स ऑर्डर में उल्टा करके लिख देते हैं, है ना। तो एबीसीडी के बाद कौन आएगा, ई एफ जी एच, है ना, तो इसको भी उल्टा करके लिखना है, ई एफ जी एच। उसके बाद आएगा आई जे के एल, उसके बाद आएगा एम एन ओ पी, उसके बाद आएगा क्यू आर, चलो यहीं लिखते हैं, क्यू आर एस और टी, ऐसा ही कुछ है ना। इसी तरह से ये चलता रहेगा, सबको अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, 4 को पकड़ना है और उल्टा करके लिख देना है। अब बोल रहा है एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज्ड, और सबसे लास्ट में क्या करना है, वाई और जेड को इंटरचेंज कर देना है। विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। ठीक है, 13th लेटर के which will be the 4th letter to the right of the 13th letter। तो 13वां लेटर से 4 अगर हम दाएं जाते हैं तो कौन सा लेटर आता है, यही पूछा है। तो 13वां लेटर देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और उसके बाद ये 13, है ना, ये ऐसे लिखा है ना, ये अगर जगह नहीं था यहाँ तो इसलिए ऐसा लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो देखो, आई जे के एल है, उसके बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी, उसके बाद यहाँ पर क्यू आर एस और टी, है ना। तो ये हो गया 4 4 8 4 12 1 13, 13वां लेटर कौन सा है, पी। ठीक है, 13वां लेटर कौन सा है, पी है। अब ये बोला है कि 13वां लेटर के बाद विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, इसके राइट में 4 लेटर बाद कौन सा लेटर आएगा, तो 1 2 3 और 4 लेटर बाद कौन आएगा, टी आएगा, है ना। उल्टा करके जब लिख रहे हैं तो इसका आंसर क्या है, टी है। टी किस ऑप्शन में, बी में है, तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कि द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, टेबल में इधर प्लेयर दे रखा है, प्लेयर में ए बी और सी डी है। ठीक है, देखिए, और रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, पहला इनिंग में स्कोर किया गया रन है ए बी सी डी के द्वारा, और कितना बॉल खाया ये इधर है। ठीक, सेकंड इनिंग में कितना स्कोर किया, कितना बॉल खाया, ये इधर लिखा है। हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच का इनिंग पहला और इनिंग दूसरा का रन दे रखा है, पहला इनिंग में कितना गेंद खाया, दूसरा इनिंग में कितना गेंद खाया, ए बी और सी और डी मिल करके यही लिखा है। बोला है सबसे तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए रन रेट निकालना है कुछ मिला के, है ना, कुल मिला के क्या निकालना है, रन रेट निकालना है सबका। रन रेट क्या होता है, जितना रन बनाया और जितना गेंद खाया उससे भाग देना होता है। चलिए देख लेते हैं। पहला इनिंग में ए जो है रन बनाया 61 और दूसरे इनिंग में 14, 61 और 14 हो गया 75,
और बॉल कितना खाया, इसमें 99 और इसमें 76, ये हो गया 175। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। बी में देखिए, बी में क्या है, 5 रन बनाया पहला इनिंग में, दूसरे में 50, टोटल हो गया 55, और गेंद कितना खाया 85 और 12 97 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ये है ए का, ये बी का, ये रन रेट है। सी का है 15 और 20 35, यानी 35 ही रन बनाया ये सी, तो बहुत कम। और गेंद कितना खाया है 75 और 50, 125 गेंद, 13 और 12 25। डी जो है वो कितना रन बनाया, 25 रन बनाया, और गेंद कितना खाया है 55 और 50, 105। देखिए इसमें तो बहुत बड़ा नंबर डिवाइड है, तो इसका तो उत्तर बहुत छोटा आएगा, है ना। जो यहां से देख के हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा रन बहुत कम गेंदों में ये बी बनाया है ना। तो यहां से देख के हम बता सकते हैं, बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा, यहां से हमारा बी उत्तर आ रहा है ना। बाकी आप इसको डिवाइड कर लेंगे और पाएंगे कि यही हमारा सबसे ज्यादा रन रेट दे रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ से आइडिया लगाया कि रन इसका 75 है, लेकिन 175 से डिवाइड हो रहा है, छोटा नंबर आएगा, इससे तो छोटा आएगा ही। ये कितना है 55 है और 97 से ही डिवाइड हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कम है, 35 है, और नीचे डिविजिबल में क्या है, डिवाइजर है इसका 125, ये भी 25 है और डिवाइजर 105 है ना। तो इन सब में सबसे बेहतरीन तो यही दिख रहा है ना कि 97 गेंद में 55 रन बनाया, ये 175 गेंद में 75 रन बनाया है ना। तो ये तो सबसे कम ज्यादा गेंद खाया है ना। तो सबसे कम जो गेंद खा के सबसे ज्यादा रन बनाता है वही बेस्ट बल्लेबाज होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप एक बार इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। ठीक है, देखिए कह रहा है, इसको अगर हाफ हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 50% मान लेते हैं, 50 परसेंटेज में ही लिख लेते हैं, चलिए 50%। ठीक है, तो 50% विलेजेस जो ग्रामीण है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ सर्टेन विलेज, किसी गांव का 50% ग्रामीण व्यक्ति जिसके पास अपना घर है, तो इनके पास अपना घर है। ठीक है, 50% लोगों के पास अपना घर है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी। 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%, है ना। अरे 1/5 गुणा 100 करेंगे 20% आएगा, क्या आएगा 20%। तो कहने का मतलब 20% लोग धान की खेती कर रहे हैं, धान 20% लोग धान की खेती कर रहे हैं। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। 1/3 मतलब 33%, है ना। 33.33% ये क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे, पढ़े पढ़े लिखे। ठीक, अब आइए, 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। और 4/5 जो है ग्रामीण वो 25 साल से नीचे के हैं। तो 4/5 कितना हो गया, 20 चौको 80%, यानी 80% जो है वो युवा है, युवा है 25 साल से नीचे वाले, लेस देन 25, है ना, लेस देन 25। अब देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सर्टेनली करेक्ट, निश्चित रूप से कौन सा सही होगा ये पूछा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। कह रहा है जितने भी ग्रामीण अपना घर है जिसके पास, वो सभी लिटरेट है। देखिए, अपना घर 50% लोगों के पास है और लिटरेट केवल 33%, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। अरे जब लिटरेट 33% है और 50% लोगों के पास अपना घर है, इसमें ये बोला है कि जितने लोगों के पास अपना घर है सभी लिटरेट है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। 25 साल से नीचे के जितने भी युवा हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो पढ़े लिखे हैं। देखिए, तो टोटल 80% युवा है जो 25% से अंदर है, ठीक है, और 33% टोटल पढ़े लिखे हैं। तो कुछ इसमें से हो सकता है पढ़े लिखे होंगे, यानी दूसरा का पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसको अभी हम लोग डाउटफुल केस में रखते हैं कि इसका पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। अब आगे का भी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। लिखा है ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। कह रहा है केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं जो धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती कितने करते हैं, 20% लोग। 20% लोग धान की खेती करते हैं और उसका आधा 10% हो जाएगा, और बोल रहा है वही साक्षर है ना। तो भाई साक्षर टोटल 33% है, तो कैसे होगा ये, यहाँ लिखा है ओनली, केवल वही साक्षर है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो सी ऑप्शन भी कट गया। अब बोला है नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज।
कोई भी ग्रामीण 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है, है ना। किसी भी, तो देखिए 80% युवा जो 25 साल से नीचे हैं, है ना, 80% है उसका, तो 25 साल से कम एज वाले युवा हैं उसका जनसंख्या कितना है 80%। इतने 80% लोग हैं, और इसमें बोला है कोई भी ग्रामीण 25 साल से नीचे वाले के पास अपना घर नहीं है। अरे 50% के पास अपना घर है, तो बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिसके पास अपना घर होगा यहाँ पे, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो बी ही हमारा करेक्ट उत्तर है, जिसको हमने पॉसिबल केस में रखा था वही हमारा उत्तर करेक्ट हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से वही स्टेटमेंट बेस्ड वाला, है ना। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। किसी भी महीने का 14वां दिन कौन सा होगा, यही आपसे पूछा है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखा है लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे। कह रहा है कि अगर लास्ट डे किसी भी महीने का, ठीक है, वेडनेसडे है, तो उसका 14th डे क्या होगा। देखिए अगर आपको इसमें पता होता है कि वो महीने 30 दिन का है, 31 दिन का है, या हो सकता है फरवरी का महीना रहा होगा तो 28 या 29 का भी हो सकता है ना। तो वो अगर पता होता तो आप निकाल पाते कि 14वां दिन कौन सा दिन होगा, लेकिन आपको वो पता ही नहीं है ना। तो कैसे निकाल पाएंगे, कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 जो है उससे हमारा उत्तर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आइए अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। अच्छा, तीसरा सैटरडे उस महीने का जो है वो 17वां दिन पड़ता है, यही बोला है ना। थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। तीसरा सैटरडे जो है वो 17th डे, यानी कि 17th डे यानी 17 तारीख को जो है, महीने के 17 तारीख को सैटरडे है ना। तो 16 को क्या होगा, फ्राइडे। 15 को क्या होगा, थर्सडे। 14 को क्या होगा, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यानी 14वां दिन कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। तो कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट से आप इसका आंसर निकाल पाए, पहले से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ओनली या अलोन इज सफिशिएंट, ये किस में लिखा है, बी में। देखिए स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट से आप इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, दूसरा स्टेटमेंट से आप निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फिर से एक कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, ठीक। इससे पहले भी हमने एक कैलेंडर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, अगर आप वो वीडियो देखे हैं, ठीक है, नहीं देखे हैं तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख करके आइए। उसमें हमने कैलेंडर का थोड़ा सा झलक आपको दिखाया था, बाकी डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ आपको हम ये बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि देखिए अभी तक जो आपने अगर हमारा डिस्कशन देखा होगा, ठीक, तो आपने पाया होगा, ठीक, कि यूपीएससी जो है ना कॉन्सेप्ट को हर बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हर बार रिपीट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि हर बार घुमा फिरा के नंबर सिस्टम से ही इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछता है, नंबर सिस्टम से, ठीक। अगर आपको पता चल जाए, और वो भी क्या, उसमें भी क्या एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक लगाता है वो, ठीक। अगर आपको इतना बात पता चल जाए कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है, डिवाइड करने पर कितना बनता है, उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, ठीक, डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसका, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कुल मिला के एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, थोड़ा बहुत रेशियो का जानकारी, थोड़ा बहुत परसेंटेज का, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने का मतलब 3-4 चैप्टर मिला करके आप सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ में। और कैलेंडर में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो वो तो रीजनिंग वाली बात हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब मैथ्स में जो है ना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक, उसके बाद टाइम एंड वर्क है, उसके बाद पीएनसी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई बार इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग है ना एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच लेकर के आ रहे हैं। जो लोग 2026 या आगे की तैयारी करना चाहते हैं और सीसैट से डर रहे हैं, ठीक, तो सीसैट की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक। आप अगर हमसे जुड़ते हैं, मैं इतनी अच्छे से आपको नंबर सिस्टम की तैयारी करवा दूंगा और पीएनसी की लगभग 30 क्वेश्चन आप सिर्फ इसी 2 चैप्टर से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में ही आपको एलसीएम एचसीएफ भी सिखा दिया जाएगा। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम का 20 से 30 क्लासेस लेंगे, है ना। नंबर्स की इतनी जानकारी आपको दे देंगे कि यूपीएससी कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आप इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये जून, हमें लगभग जून में, अभी फिक्स डेट तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है,
लेकिन हाँ टेंटेटिव डेट जरूर बता सकते हैं, लगभग 10 जून से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग दिल्ली रहते हैं, मुखर्जी नगर बत्रा पे हमारा क्लासेस होगा। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो चलेगा ही चलेगा। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग आप अभी से अपना सीट बुक करा सकते हैं, इंक्वायरी करके कम से कम नंबर अपना लिखवा दीजिए, ताकि जब बैच स्टार्ट शुरू होने वाला होगा हमारा, है ना, तो उस समय आपको कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट से चलूंगा मैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वो जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कैलेंडर का कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए हमने वहां पर ये बताया था कि हर एक 400 साल पे हमारा ऑड डे 0 हो जाता है। ऑड डे की जानकारी उस वीडियो में दिया हुआ है कि ऑड डे क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए, तो हम यहां पर भी 2027 में पूछा है 10 अक्टूबर को कौन सा डेट होगा, यही पूछा है। तो 2000 ईस्वी 400 का मल्टीपल है, तो 2000 ईस्वी तक क्या हो जाएगा हमारा 0 ऑड डे, तो इसका हेडेक ही नहीं लेना है, सीधा 27 को देखना है। और 27वां साल में तो कैलकुलेट ही करना है ना, तो 27वां साल में अगर कैलकुलेट करना है अक्टूबर महीने तक ही, तो इस साल को पूरा तो नहीं देखेंगे, तो पूरा हम लोग किसको देखेंगे 26 साल तक। आइए, तो 26 साल तक में पहले हम ऑड डे निकाल लेते हैं। तो 26 साल में पहले निकालते हैं कि लीप ईयर कितना आएगा, है ना, तो लीप ईयर आ जाएगा 4 6 के 24, है ना, 6 लीप ईयर आएगा, 6 आ जाएंगे लीप ईयर। अब 26 में 6 अगर लीप ईयर आ गया तो 20 आएगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, ये पहले वीडियो में हमने बता चुका है ना, ये पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो ये टोटल 12 ऑड डे हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो ये 20 ऑड डे हो जाएगा, तो ये 32 हो गया। 32 हो गया, इसको भी 7 से डिवाइड करके यहाँ से भी कुछ ऑड डे निकाल लीजिए। 20 और 12 32 हो गया, 32 को 7 से डिवाइड कर दिए, 7 चौको 28, तो कितना बचा शेष 4, यानी 4 ऑड डे यहाँ से आ गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग 2026 तक पहुंच गए। 2026 तक में हमारे पास 4 ऑड डे बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 2027 में, कैलकुलेट करते हैं। 27 में 10 अक्टूबर तक जाना है, तो जनवरी में, जनवरी 31 का होता है, 31 को 7 से डिवाइड करिए, 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 ऑड डे हुआ। ठीक है, तो जनवरी में आपके पास आ गया 3 ऑड डे। अब फरवरी में 2027 है, 2027 एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 का होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर ऑड डे 0। ठीक है, मार्च में फिर से 31 का, तो 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, मई में फिर से 3, जून में फिर से 2, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों में 3 क्योंकि दोनों ही 31 का होता है। उसके बाद सितंबर में, सितंबर में फिर से 2 ऑड डे, और अक्टूबर में 10 तक जाना है, अक्टूबर में 10 तक जाना है, तो अक्टूबर में 10 तारीख को इसको 10 ऑड डे बना लेते हैं, एक ही साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 4 ऑड डे यहाँ पे, 4 ऑड डे यहाँ, 3 यहाँ, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 10 35, और 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी ऑड डे क्या हो गया 0, 7 पंचा 35 होता है, पूरा पूरा कट गया, यानी ऑड डे 0। जब भी ऑड डे 0 होता है तो उसको हम लोग संडे मानते हैं। ऑड डे 1 मतलब मंडे, ऑड डे 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे, और 7 मतलब ऑड डे 0 हो जाता है, 7/7, है ना, इसलिए ऑड डे जब 0 होता है उसको हम लोग संडे मानते हैं। और एक ऑड डे मतलब मंडे, तो हमारे पास 0 आया है ऑड डे, मतलब संडे रहा होगा, है ना। तो 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा संडे। वैसे भी देखिए यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछता है ना, जिस साल वो, जैसे इस साल एग्जाम ले रहा था, अच्छा डिलीट कर दिया मैं, ये पीडीएफ जाने वाला था, तो थोड़ा बैक कर देता हूं मैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए, तो हमें सिर्फ इसको डिलीट करना था। देखिए यूपीएससी जो पूछा था ये ना 2027 का, और ये पेपर है 2021 का। 2021 में 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, तो वही पूछा है ये। अगला एग्जाम 27 में जो होगा, अगर अक्टूबर में ही महीने में चलता रहता तो 10 तारीख को ही होता, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। 10 अक्टूबर 2021 को पेपर था, ठीक। अब देखिए 21 से जब 27 तक जाएंगे, ठीक, तो जितना ईयर बढ़ता है उतना डेट ऐड होता है, लेकिन वो नॉर्मल ईयर में होता है। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो आप जब देखेंगे 21 से 27 तक, तो 6 दिन उधर हो गया, और लीप ईयर वाला बीच में एक 2024 लीप ईयर आ जाएगा, तो उस दिन एक दिन एक्स्ट्रा, यानी 7 दिन बढ़ा है, तो 7/7 0 हो जाता है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। तो आइए ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही सेम सॉल्यूशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस कैसे लिखा है। देखिए ये सीक्वेंस ऐसे लिखा है
2 के बाद सीधा 7 लिखा है, 7 के बाद 22 लिखा है। इसी तीनों में तो हमें ये पता चल गया कि ये 7 या 21 एक 22 है, 2 या 6 एक 7 है। कहने का मतलब ये जो हमारे पास डिजिट लिखा हुआ है 2 7, तो 2 से जो 7 बना होगा ये कैसे बना होगा, देखिए 2 में जब हम गुणा करेंगे 3 तो 6 होगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 7। अब उसी तरीके से 7 में गुणा करिए 3 से, प्लस 1 करिए तो 7 या 21 एक 22। 22 में 3 से गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 22 या 20 या 60, 66 एक 67 है ना, 67। अब 67 को अगर 3 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 7 या 21, मतलब 180 और 21 200, 201 और प्लस 1 202। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब अगला क्या है, यही है कि 202 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 202 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 तिया 6, 606 हो गया, अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 607। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं 607 अगर यहाँ रखते हैं तो यही सेम पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं करता है ना, तो चेक कर लेते हैं। देखिए x के जगह पे हमने 607 रख दिया, अब 607 को भी सेम पैटर्न में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अगर 607 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 1800, 7 21, 1821 और 1 1822, क्योंकि इसमें एक प्लस भी तो हो रहा है सब में, इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1822। कहने का मतलब एकदम बिल्कुल सही सीक्वेंस हमने पकड़ा था, 607 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जय एंड विजय स्पेंट इक्वल अमाउंट। ठीक है, देखिए जय और विजय दो दोस्त थे, दोनों ने सेम अमाउंट में लेकर के घर से निकले थे, मतलब अगर 100 रुपया जय ने लिया है तो 100 रुपया विजय ने भी लिया है। ठीक है, अब आइए देख रहा है, टू बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल्स ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। दोनों एक ही दुकान पे जाते हैं, एक ही क्वालिटी का पेंसिल और पेन खरीदते हैं। ठीक है, और रुपया भी सेम है, यानी दोनों के पास 100 रुपए है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 होगा तो दोनों के पास 100 होगा, एक के पास 100 होगा तो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ जय बाउट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल, वो जो रुपया जय ने जो रुपया अपना खर्चा किया है तो उससे वो क्या खरीद पाया है, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, और इसका पैसा हो गया खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है एंड विजय बाउट 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल। अब जो विजय है उसने क्या किया, विजय ने खरीदा 2 पेन, इसने पेन एक कम कर दिए और पेंसिल खरीद लिए 7 पेंसिल। अब देखिए यहीं से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब ये एक पेन कम खरीदा है तो 2 पेंसिल ज्यादा खरीद पाया है। कहने का मतलब कि एक पेन का जो प्राइस है 2 पेंसिल के बराबर है, यहीं से निकल गया क्वेश्चन तो, ये तो है ना, ये मतलब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, बिल्कुल सही बात है। नहीं पेन कॉस्ट है ना ज्यादा, पेंसिल 2 पेंसिल के बराबर एक पेन है, यानी पेन ज्यादा, ये गलत है। ठीक है, उल्टा बोल दिया था मैंने। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ पेन, इक्वल तो नहीं है, पेंसिल और पेन का प्राइस इक्वल नहीं है, पेंसिल का प्राइस जो है पेन से ज्यादा नहीं है, पेन का ज्यादा है, एक पेन का प्राइस जो है 2 पेंसिल के बराबर है। ठीक, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सी ऑप्शन, ठीक है, वो यहीं से हमने डिड्यूस कर लिया था और हमारे ऑप्शन सी में यही ऑप्शन लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना, तो इसमें कोई सॉल्व करने का बात ही नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू, कहने का मतलब पी जो है क्यू जितना स्कोर करता है उससे 40 नंबर ज्यादा स्कोर करता है, यही लिखा है। पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू, यानी क्यू प्लस 40 होगा पी। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में पी जो है क्यू से 40 नंबर ज्यादा स्कोर करता है, यही बात लिखा है, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, अब आइए कह रहा है इफ क्यू स्कोर 10% लेस, अगर पी मान लेते हैं 100 का 100 स्कोर किया होगा तो क्यू उसका 10% कम किया है, यानी क्यू जो है, क्यू कितना किया है 90%, किसका, पी का, 90% ऑफ पी। क्यू जो है वो 90%, क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, यानी अगर पी 100% किया होगा तो क्यू कितना किया होगा 90% ऑफ पी, यही बात है ना, यही बात। ठीक, तो बोला है देन हाउ मच डिड क्यू इसको, तो क्यू का नंबर निकालो भाई, क्यू कितना है 90% ऑफ पी, देखिए यहीं से आ गया इसका आंसर, क्यू कितना है 90%, ठीक है, ऑफ पी। सीधा मैं इसको 100 लिख दूं क्या, 90 का परसेंट का 100 लिख दिया ऑफ पी, और पी यहां से कितना है क्यू प्लस 40, क्यू प्लस 40। ठीक है, सारा क्यू में आ गया, क्यू का यहाँ से सॉल्व करेंगे क्यू का उत्तर आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से 1 0 1 0 खत्म कर लेते हैं, ये 10 को इधर भेज देते हैं, सारा मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया 10 क्यू, 10 क्यू इक्वल्स टू
9 इंटू क्यू, 9Q प्लस 9 चौको 36, 360। अब ये 9Q को इधर भेज दीजिए तो 10Q माइनस 9Q यानी Q, तो Q का वैल्यू सीधा सीधा 360 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 360 इसका उत्तर है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स as to how much money he had। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है पी, ठीक, उसके 3 दोस्त हैं, 3 में से एक दोस्त को उसने पकड़ा जिसका नाम था एक्स और उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितना रुपया है। ठीक है, तो एक्स जो जवाब देता है वो सुनिए। एक्स रिप्लाइड, एक्स ने कहा इफ वाई गिव्स मी 40। देखिए एक्स जो है ना सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, एक्स जो है घुमा फिरा के जवाब देता है। ठीक, देखिए थोड़ा मजाकिया लहजे का रहा होगा ये, है ना। तो एक्स जो है ये क्या बोला कि अगर वाई मुझे 40 रुपया दे देता है, अगर वाई मुझे 40 रुपया दे देता है देन वाई विल हैव हाफ एज मच जेड। तो वाई के पास जो रुपया बचेगा जेड का आधा बचेगा। ठीक है, देखिए कितना घुमा के दिया, इसको घुमा के हम लोग भी बना लेते हैं, है ना। तो एक्स जो रिप्लाई दिया वो क्या दिया कि वाई अगर मुझे 40 रुपया दे देता है, यानी वाई जब 40 इसको दे देगा एक्स को तो कितना बचेगा वाई के पास, वाई माइनस 40, है ना। वाई के पास जितना है उसमें से 40 कम हो जाएगा क्योंकि ये 40 एक्स को दे दिया। अब जब ये दे दिया तो बोला है उसके बाद वाई किसके बराबर हो जाएगा, जेड के आधे के बराबर, ये हो गया जेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब यहां से आप इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस का 40 इंटू 2 80, 2y माइनस 80 इक्वल्स टू जेड। ये हमारे पास पहला इक्वेशन जेड का वैल्यू। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बट इफ जेड गिव्स मी 40, लेकिन अगर जेड मुझे 40 रुपया दे देता है, यहीं पर नहीं रुका वो और घुमा रहा है, देखिए कह रहा अगर जेड मुझे 40 रुपया दे देता है तो अब जेड का क्या बचेगा, जेड माइनस 40। जेड को थोड़ा जेड, अब जेड माइनस 40। ठीक है, ताकि 2 से कंफ्यूज ना करें इसलिए जेड को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जेड अगर 40 रुपए दे देता है तो जेड में से 40 कम हो जाएगा, देन 3 ऑफ अस, तो हम तीनों के पास बराबर अमाउंट हो जाएगा। यानी जेड में से अगर हम 40 रुपया ले लेते हैं तो एक्स के पास क्या हो जाएगा 40 रुपया ज्यादा, लेकिन वाई का तो वही रहेगा, है ना। चलिए, यानी जेड में से 40 रुपये निकाल के एक्स को दे दिया। अब ये बोल रहा है कि तब हम तीनों ही बराबर हो जाएंगे, तो आइए बराबर कर दिए इसको। ठीक है, अब बोला है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्स वाई एंड जेड हैव, तो टोटल कितना है। ठीक है, तो आइए यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ y में इक्वेशन है तो एक इसको भी हम लोग इस दोनों को इक्वेट करके y में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y, या z ही निकालें तो z क्या हो जाएगा, यहाँ से z इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 40, 40 को उधर भेज दिया, z इक्वल्स टू क्या हो गया y प्लस 40। ठीक है, और अगर x और y में निकालें तो अच्छा चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये जो y z का वैल्यू है ना इसको यहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो 2y माइनस का 80 इक्वल्स टू z है, और z यहाँ क्या है y प्लस 40। इस y को इधर भेजेंगे तो ये हो गया y, और इधर आ गया तो ये 80 जुड़ जाएगा, 80 प्लस 40 120, यानी y का वैल्यू तो हमारे पास 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 40 बराबर y होता है, x प्लस 40 बराबर y होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 40, है ना। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 120, तो 120 में से 40 घटा देंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 80, x 80 आ गया, y 120 आ गया। ठीक है, केवल z बचा है तो z तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, है ना, y प्लस 40, तो y की वैल्यू 120 है तो 120 में 40 जोड़ेंगे यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया 160। ठीक है, तो हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी है, z का भी है, टोटल तीनों के पास कितना रुपया था वही पूछा है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ देंगे तो 120 और 80 200 200 और 160 360, टोटल 360 रुपया हो गया। यानी टोटल अमाउंट जो तीनों दोस्त के पास था वो कितना था 360 रुपये। ठीक है, और जिसमें से x से ये पी ने x से पूछा था, x ने इतना घुमा के जवाब दिया। ठीक है, फिर भी हमने उसको निकाल दिया कि भाई तुम्हारे पास केवल 80 रुपये थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिक्स को लिखा हुआ है LBS IDNZU HDR
हाउ केमिस्ट्री इज रिटन, तो केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करिए, मैथमेटिक्स को देखिए, एम को एल लिखा, ए को बी लिखा, टी को एस लिखा, एच को आई लिखा। देखिए यहां से हमें ये पता चला कि अगर मैं यहां एक बार दोबारा से लिख दूं एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी और एस, ठीक है। एम में अगर हम एम से एक लेटर पहले यानी -1 करते हैं तो एल होता है, ठीक है। और अगला लेटर जो है इसमें +1 करते हैं तो ये बी हो जाएगा, फिर से इसमें -1 करेंगे तो एस हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो आई हो जाएगा। यानी मतलब ये हमारा सीरीज चल रहा है ना, ये जो कोडिंग चल रहा है या क्या चल रहा है, -1 +1 -1 +1 फिर से -1 +1, यही चल रहा है ना, इसी कोड को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए केमिस्ट्री में भी यही फॉलो करना चाहिए, है ना, तो केमिस्ट्री को अब लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले -1 से स्टार्ट हुआ था तो सी में से -1 करेंगे यानी बी आएगा, ठीक है। अब इसमें +1 करेंगे तो एच में ये आई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग पूरा नहीं चेक करेंगे, क्या करेंगे जहां पे डिफरेंट है, ठीक, ये देखिए सबसे पहले तो इसमें डी है तो ये ऑप्शन तो दोनों ही कट गए पहले ही। अब इस दोनों में देखना है, इस दोनों में कहाँ पे अलग है, देखिए चौथा लेटर अलग है तो चौथा चेक करते हैं बी आई डी, यानी यहाँ होगा डी, तो ये हो गया था -1, यहाँ हो गया +1, यहाँ -1, यहाँ फिर से +1 होना चाहिए, तो एम के बाद क्या आता है जे के एल एम एन, एम के बाद एन आता है ना, +1 यानी एन होना चाहिए, एन किस में है, इसमें बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री मतलब सीधा लाइन, ये होता है 180 डिग्री, यानी मतलब अगर ये हम मान लेते हैं आवर हैंड है, यहाँ हमारा बीच में ये यहाँ से सुई जुड़ी हुई है, अगर सेंटर है, ये अगर मिनट हैंड तो ये हमारा आवर हैंड, ठीक है। देखिए तो जब पूरा परी घड़ी में पूरा पूरी 6 बजा होगा, 6 तो घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली 12 पे, और एग्जैक्ट दोनों सीधा होंगे, 6 के जस्ट अपोजिट में 12 होता है ना। तो जब ये ऐसा सीधा सीधा लाइन बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में है 7 बजे। देखिए तो जब 7 बज रहा होगा घड़ी में, जब 7 बज रहा होगा, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, इधर 7 होता है, तो घंटे वाली सुई होगी 7 पर और ये होगी 12 पर, तो यहाँ कहाँ 180 बन रहा है भाई, यहाँ तो 180 नहीं बन रहा है। बिटवीन 7 एंड 7:05, तो जब 7:05 होगा तो ये 7 से थोड़ा इधर चला आएगा और ये इधर 1 के पास आएगा, तब भी सीधा नहीं हुआ है ना। 7 और 1 आपस में अपोजिट में है, ठीक, एग्जैक्ट 1 पर इधर एग्जैक्ट 7 पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जब ये 1 पे चला जाएगा नहीं, 5 मिनट ज्यादा भाग गया ना, तो 5 मिनट के लिए ये घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा इधर आएगा ना, ये 7 से, तो कहने मतलब 7:05 पर भी पॉसिबल नहीं है ना। अगला स्टेटमेंट 7:05 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 7:05 से 7:10 के बीच में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घड़ी बना के चेक कर लेते हैं। देखिए ये अगर 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 6 है, ये इधर 7 है, ठीक है। 7:05 पे घंटे वाली मिनट वाली सुई एकदम 1 पे, घंटे वाली 1 से हल्का सा इधर आगे, जैसे ही ये 1 से इधर बढ़ेगा यानी 5 मिनट से ज्यादा होगा, है ना, 5 मिनट से ज्यादा, 7:05 से ज्यादा होगा, यानी जब 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई चल रही होगी, ठीक, तो इधर घंटे वाली जो सुई है वो इधर 7 से लेकर के 8 के बीच में थोड़ा सा इधर आया होगा, है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट में होंगे और 180 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 7:05 से 7:10, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट उत्तर। देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है जिसमें 90 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि 90 का 90 आप करेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 90 गुणा 5, क्योंकि करेक्ट उत्तर के लिए 5 नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं, 9 5 45, 450 नंबर, यानी 450 नंबर का टेस्ट है भाई साहब, ठीक है। अब बोला है कि
2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अरे गलत उत्तर के लिए आपका 2 नंबर काट लिया जाता है। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट 387। ठीक है, एक विद्यार्थी है 90 का 90 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और उसके नंबर आए केवल 387, है ना। तो 450 फुल मार्क्स का टेस्ट था, 387 आया, तो कटा कितना भाई साहब? 450 माइनस 387 माइनस 387। ठीक है, 10 में से 7 गया, बचा 3 इधर, 14 में से 8 गया, 8 6 14। ठीक है, ये खत्म हो गया, यानी 63 नंबर उसका कट गया। ठीक है, अब देखिए तो जो 63 नंबर कटा है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसने तो 90 का 90 अटेम्प्ट किया, ठीक, तो जो क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन में जो 5 नंबर था वो तो कटा ही कटा, उस क्वेश्चन उसका गलत उत्तर देने के लिए 2 नंबर और कटे, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर उसका 7 नंबर माइनस हो गया टोटल में से। टोटल में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो टोटल में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर मान के लिए एक क्वेश्चन आपने बनाया उसमें 5 नंबर आपने स्कोर किया, अगला क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता तो आपका 10 नंबर होता, लेकिन अगला अगर गलत हो जाता है तो ये जो 5 है ये तो जाएगा ही, 2 और जाएंगे, यानी सही वाले समय से भी 2 नंबर माइनस हो जाएगा, आपको टोटल नंबर कितने मिलेंगे? केवल 3 आपका ओवरऑल नंबर बचेगा। अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही कर दिया एक गलत कर दिया, ठीक है, तो सही वाले का 5 नंबर, गलत वाले का -2, तो टोटल ओवरऑल कितना मिला? 3, यानी गलत वाले के लिए टोटल अगर टोटल में से देखें तो कटा कितना? 7 नंबर, है ना। तो 7 का हिसाब किताब है यहाँ, है ना, और उसको टोटल में से 63 नंबर कम आए, है ना। तो कितना क्वेश्चन गलत किया होगा ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर एक गलत उत्तर के लिए उसका 7 नंबर डिडक्ट हुआ है ना, क्योंकि 2 जो गलत किया उसके लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो 5 नंबर था वो तो गया ही गया, वो थोड़ी मिलेगा उसको, तो 5 तो 7 हो गया, तो 7 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी 9 क्वेश्चन वो गलत किया होगा, है ना। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 9 इसका सही उत्तर है, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर मान चलिए 9 क्वेश्चन वो गलत किया होगा यानी 81 सही किया होगा, 81, तो 81 में उसको 5-5 नंबर मिले होंगे, है ना, तो 1 पंचा 5 और 8 पंचा 40, 405 नंबर उसको सही सही आए, है ना। 81 ही तो सही किया होगा, 9 अगर गलत किया है तो 405 नंबर हो गए, और 9 क्वेश्चन जो है गलत किया है तो इसका भी तो -2 कटेगा, है ना, तो 9 दूना 18 नंबर ये कट गए इसमें से। 81 सही किया था 405 लाया था, और 9 गलत किया तो 18 नंबर ये कट गया, तो इसमें से 18 घटा दीजिए आप, 18 और भी तो कटेंगे इसके, तो अगर इसमें से 18 घटाएंगे तो 5 में से 8 गया 15, 15 में से 8 गया 7, और ये बच गया यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया 8, और ये 3 बच गया इधर 387। तो देखिए यही तो बोला था कि 387 स्कोर किया, है ना। तो कहना मतलब क्रॉस चेक में भी ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने जो उत्तर निकाला था 9 वो बिल्कुल सही था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं थंबनेल तैयार है हमारा, 12 नंबर वीडियो होगा वो, जिसमें हम लोग आगे का पार्ट, आगे का बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए कोजेंट IAS के साथ, ठीक है। अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा CSAT का बैच लॉन्च हो रहा है, उसमें हम आपको CSAT का मास्टर बना देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी से हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। अभी से आप उसमें कम से कम अपना नंबर रजिस्टर करके रखिए, ताकि हमारा बैच आते ही हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करें, ठीक है। और फर्स्ट जो कमर होंगे, फर्स्ट कमर, उसके लिए हम ऑफर भी देंगे, डिस्काउंट भी देंगे, और एकदम ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारा कोर्स होगा, ठीक है, जिससे आप बहुत ही आसानी से उसको ज्वाइन कर पाएंगे। कहने का मतलब आपका जेब खर्च जो होता है ना, उससे भी कम फीस रखा जाएगा इसका, और उसमें हम CSAT का मास्टर आपको बनाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। हम इतना अच्छे से आपको नंबर्स की जानकारी दे देंगे, नंबर्स की, और आप अभी तक देख पाए हैं पिछले 3 साल के डिस्कशन में, ठीक है, कि UPSC जो क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम और PNC को इतना घुमाता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से ही होता है। तो कुल मिला के मतलब मैंने UPSC का नब्ज पकड़ा है, और वो हम आपको पकड़ा देंगे, ठीक। तो हमारे कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा, जो भी लोग 2026 में अपियर हो रहे हैं, ठीक, उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर और बेहतरीन बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ रहेंगे, बतरा पैर आ सकेंगे, वो हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस, जो भी लोग दूर बैठे हैं उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी रहेगी। तो दोनों ही मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं, और CSAT का डर जो है उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।